बिंदु -1 2 की y अक्ष से दूरी होगी, -1 2 से y अक्ष से दूरी। हमेशा ये ध्यान रखना, y अक्ष से दूरी का निकालते हैं अपन, ये अपना ये तो है x अक्ष, ये हो गया ये y अक्ष। इस बिंदु को लगा दो -1 और 2, -1 और 2 कहाँ आएंगे, x के माइनस में इधर आएंगे और 2 y के इधर आ जाएंगे, ये आ जाएगा -1 और 2। इसकी y अक्ष से दूरी, y अक्ष का ये, तो y अक्ष से दूरी क्या होगा, x का निर्देशांक होगा, क्या होगा x का निर्देशांक। और x अक्ष से दूरी पूछे तो y का निर्देशांक लेना, यानी y अक्ष से दूरी तो x का निर्देशांक क्या है -1, लेकिन दूरी माइनस में नहीं होती, तो दूरी को क्या लिखेंगे 1, तो y अक्ष से दूरी क्या होगी 1 से दूरी हो जाएगी 1। ठीक, आगे ये क्लियर हो गया। अगर मैं कहूं इसकी x अक्ष से दूरी क्या होगी 2, ठीक, x अक्ष से दूरी क्या होगी 2। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे जैसे -2, 0 कि y अक्ष से दूरी कितनी है, बता दो फटाफट। y अक्ष से दूरी 0, y अक्ष से दूरी -2 आ रहा है तो 2 होगी, 2 इकाई। और x अक्ष से दूरी 0 होगी, x अक्ष से दूरी का मतलब y के निर्देशांक लेने, और x अक्ष का मतलब देखो ये कोमा -1, 2 है, ठीक, यहाँ बिंदु, ये बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। इसकी y अक्ष से दूरी तो y अक्ष ये हो गया, ठीक, इससे दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये होगी तुम्हारे -1, -2, -3, ये हो गया 1, ये 2, तो y अक्ष से दूरी ये होगी x के निर्देशांक, ये -1, लेकिन दूरी किसमें गिनी जाएगी प्लस में, तो यहाँ से 1 इकाई होगी, ठीक है। अगर इसकी पूछ ले x अक्ष से दूरी, ये x अक्ष ये है, यहाँ से दूरी कितनी होगी ये वाली 2, यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी 2, तो x अक्ष से दूरी तो होगी y के निर्देशांक और y अक्ष से दूरी होगी x के निर्देशांक, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक में लिखना है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अपन, किसी त्रिभुज की, किसी 7वां क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान तो त्रिभुज होगा। सबसे पहले माध्यिका किसे कहते हैं ये अभी तुमको ध्यान में आना चाहिए। किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान है तो त्रिभुज कौन सा होगा। सबसे पहले मैं त्रिभुज बना दूं, एक तो माध्यिका ये हो गई और दूसरी माध्यिका ये हो गई। अगर दोनों माध्यिकाएं समान है, माध्यिका किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करने वाली रेखा। ये त्रिभुज रेखा ABC, ये हो गया AD ये माध्यिका और ये हो गई BD माध्यिका। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा, ये सम्मुख भुजा और समद्विभाजित करने वाली रेखा, ये रेखा इन दोनों को बराबर भागों में बांट दी, इस रेखा को क्या कहते हैं माध्यिका। माध्यिका ये AD हो गई, इसी प्रकार ये BD माध्यिका। तो दोनों माध्यिकाएं कब समान होगी, जब त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। इसमें ये आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है, आगे समझ में। चलो अगला क्वेश्चन है, ये समझ में नहीं आ रहा, देखो 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। सबसे पहले इसको समझने के लिए एक तो पहले एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्त की बता दूंगी। एक बिंदु से कितना वृत्त गुजर सकते हैं, ये गुजर रहा है तो अनंत वृत्त गुजर सकते हैं, ठीक है। चलो 2 बिंदु से ये एक वृत्त ये बन गया, दूसरा ये बन गया, चौथा बन गया। इस प्रकार अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, 2 बिंदुओं से भी अनंत वृत्त। लेकिन इस 2 बिंदुओं की विशेषता क्या है, इनके केंद्र इसको, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक, और सारे वृत्तों के केंद्र क्या होंगे, एक सरल रेखा में होंगे। अब आता है 3 संरेखीय बिंदु, तो देखो 3 संरेखीय, एक ये 2 3 बना दिए, ये संरेखीय एक ही रेखा में हो गए। तो तीनों बिंदु से जाने वाला कोई वृत्त नहीं बनता, ज्यादा से ज्यादा 2 बिंदुओं से जा सकता है। अगर सरल रेखा में है तो तीनों बिंदुओं से जाके
कोई वृत्त नहीं बनता। तो तीन सहरेखी बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी? शून्य। या कोई वृत्त नहीं बनता, कोई वृत्त नहीं बनता। लेकिन इसी का विपरीत अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तीन असरेखीय बिंदु से गुजरने वाला, तीन असरेखीय बिंदु से गुजरने वाला, यानी एक बिंदु ये है, एक ये है और ये तीनों बिंदु हैं, असरेखीय बिंदु हैं, तो इसका एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बन गया तो इस त्रिभुज के इसका देखो मैंने लंबसम विभाजन कर दिया, इसका लंबसम विभाजन कर दिया, जहां पे भी मिला वो क्या बना? परिकेंद्र बन गया। परिकेंद्र के बाद ये एक वृत्त बन सकता है, यानी तीन असरेखीय बिंदु से एक वृत्त खींच सकते हैं, केवल एक वृत्त। तीन सहरेखी से कोई वृत्त नहीं खींच सकते, बिंदु एक बिंदु से अनंत वृत्त खींच सकते हैं, दो बिंदु से भी अनंत वृत्त खींच सकते हैं। हो गया? क्लियर हो गया? चलो देखो 2.1 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, ठीक। गोले की त्रिज्या r बराबर 2.1 ले लिया, ठीक। गोले का आयतन का सूत्र है, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, ठीक है। तो इसका हो गया 4/3 पाई का मतलब 22/7, 2.1 गुणित 2.1 गुणित 2.1, ठीक। अब इनको हटा दो, देखो ये हो गया, देखो 7 या 21 से 21 कट गए। अब ऊपर क्या क्या बचे? 4 गुणित 22 गुणित 21 गुणित, और नीचे बटे में आ जाएंगे तुम्हारे 4 गुणित 22 गुणित 21 गुणित 21। अब देखो इसमें क्या है, नीचे 10 10 10 बचा हुआ, तो क्या हो गया? 1000। अगर तुम भी ऐसे काटो तो ध्यान रखो कि नीचे वाले 100 के रूप में बना दो, ताकि भाग देने में बहुत ही आसान रहेगा। अब गुणा करो, देखो 21 को 21 से गुणा किया मैंने, तो 4 से 45, ठीक। इसको 22 को 88, 8 32 का 2 80 3 8 32 35, वापस इसी से करना है, वापस ये लिख लो 8 8 तो 10 का 0 5 2 6 7 1 8 5 3 8 और 3, ये लिख दिया मैंने। बटेवा 1000 का भाग दे दो इसमें, 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा लो 0 8। लेकिन अपन को 2 अंकों तक ही लिखना है दशमलव में। अगर ये आंसर नहीं आ रहे हैं 2 अंकों तक लिखना है तो कैसे लिखते हैं इसका? इसमें देखते हैं ये 5 से ज्यादा है तो 1 अंक बढ़ जाता है, तो ये आ जाएगा 8 1 सेमी क्यूब, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर? चलो उतारो इसको। 10 क्वेश्चन नंबर 10 में है माध्यक। देखो माध्यक में आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के, आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? उनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में जमाते हैं। सबसे पहले देखो आरोही क्रम में जमाना है, तो 1 2 3 4 5 7 हो गए। अभी गिनो 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो अगर n ये हो गया आरोही n/2 आरोही क्रम, n बराबर क्या आ रहे हैं 6, ये आता है सम। अगर n का मान सम है तो 2 माध्यक होंगे और माध्यक ज्ञात करने के लिए उन दोनों का औसत निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालेंगे? एक तो हो जाएगा n/2 प्लस 1/1। तो n/2 क्या हो गए? 6/2। तीसरा पद वह n/2 3 1 चौथा पद। तीसरा पद क्या हो गया बोलो? 3 1 2 तीसरा पद 3 और चौथा पद हो गया 4। अब 2 पद तो माध्यक नहीं हो सकते हैं, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे। तो माध्यक बराबर 3 प्लस 4 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो 4 3 7/2 कितने आ गए? 3.5, ठीक है। ये उत्तर आ जाएगी। इसी के विपरीत अगर n विषम हो, n क्या हो? विषम। तो विषम होते हैं तो अपन को पता है बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? माध्यक हो जाएगी। अगर मैं कह दूं यहाँ कोई 8 है तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो क्या हो गया? 7। n क्या हो गया? n बराबर विषम, n बराबर विषम हो गया
तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 बटेगा 2वां पद क्या होगा माध्यक हो जाएगा। ठीक, यानी 8 आ गए हैं, 8 ने कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, 7 ने 8 हो गए, 8 में 2 का भाग दिया 4, चौथा पद दी लेंगे 1 2 3 4 माध्यक क्या हो जाएगा 4। हो गया क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सूत्र निकलम का प्रयोग करते हुए 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 99 का वर्ग ज्ञात करना है तो देखो संख्या बराबर क्या होता है, सूत्र लिख रहा हूं पहले, संख्या बराबर होता है संख्या प्लस विचलन, देखो सॉरी वर्ग बराबर क्या हो जाएगा इसका, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब विचलन क्या होता है, पहले देखो 99 का वर्ग निकालना है तो आधार मानेंगे इसका 100, आधार तो हो गया आधार बराबर 100। ठीक, तो विचलन बराबर क्या हो गया इसमें 100 में से 99 सॉरी संख्या माइनस आधार, तो 99 माइनस 100 बराबर हो गया ऋण 1। विचलन क्या हो गया ऋण 1। तो संख्या तो हो गई तुम्हारे 99 प्लस विचलन क्या हो गया माइनस का 1, और तो लिखूं माइनस की संख्या, लेकिन इसको 0 1 लिखूंगा माइनस का, क्योंकि आधार 2 है तो 2 अंकों में लिखनी है। इसी प्रकार विचलन का स्क्वायर को माइनस 1 का स्क्वायर, तो 99 प्लस माइनस का 0 1, माइनस के 0 1 को 0 1 से गुणा किया तो प्लस के 0 1 हो जाएगा, तो प्लस के 0 1 हो गया। तो ये 99 से 1 गया, ये तो 98 और 0 1, ये हो जाएगा ओब्लिक हटा दो तो 98 में 0 1, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो बारवा देखो, समांतर श्रेणी 9 13 17 21 का कौन सा पद क्रियाशील होगा, कौन सा पद क्रियाशील होगा, तो इसका मतलब है an बराबर माइनस 81। ठीक है, अब ये देखिए समांतर श्रेणी दे दी है, 9 9 में 4 जोड़े 13 13 में 4 जोड़े 17 4 4 जुड़ते जा रहे हैं, यानी a तो हो गया अपना 9, और d कैसे निकालेंगे a2 माइनस 7 ये हो गए तुम्हारे कितने आ गए 4। इसी प्रकार 1 से 17 माइनस 13 बराबर भी आ रहे 4, ये आ गया। अब अपन an का सूत्र लगाएंगे, an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 d बराबर माइनस 81। a का मान है 9 प्लस, देखो कौन सा पद माइनस 81 है, यानी n अपन को ज्ञात करना है और an देगा माइनस 81, तो n माइनस 1 d की जगह लिख दिया मैंने 4 बराबर माइनस 81। ऐसे क्वेश्चन को सबसे हल करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले an बराबर लिखेंगे, फिर an का सूत्र लगा दो यहाँ पे, ताकि कहीं कोई गड़बड़ होने की गलती नहीं हो सकती तुम्हारे। सूत्र लगाते ही उनका मान रख दिया। अब क्या किया आपने 9 को सबसे पहले इधर भेज दिया, तो या n माइनस 1 इंटू 4 बराबर माइनस 81 माइनस 9। ठीक, या n माइनस 1 इंटू 4 बराबर ये हो गए माइनस के 90। ठीक, या अब 4 को भेज दो उधर, n माइनस 1 बराबर माइनस 90 बटेवा 4, तो ये तुम्हारे n माइनस 1 बराबर कितने हो गए 4 का भाग 90 में दे दो, 4 1 4 4 दूनी 8 1 रहा। मेरी बात सुनो, ये लिख दो तुम, तो देखो n बराबर क्या हो जाएगा माइनस 90 बटेवा 4, और माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, माइनस 1 को उधर ले जा दो प्लस का 1 आ गया, तो n बराबर 4 उधर दोनों लंबकों ले लो माइनस 90 प्लस 4, तो n बराबर 90 में से 4 गए तो कितने रह गए 86 बटेवा 4, 86 का भाग 4 में दे दो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 2 रे 5 का 20, तो n का मान दशमलव में संभव नहीं है, तो कौन सा पद माइनस 81 होगा, तो कोई सा भी पद नहीं होगा इसका माइनस 81। देखो n का मान दशमलव में आ रहा है, इसलिए क्या होगा कोई पद माइनस 81 नहीं होगा, तो आंसर क्या लिखोगे कोई पद माइनस 81 नहीं होगा, ये आंसर आएंगे। ठीक है, क्या लिखोगे कोई पद माइनस 81 नहीं होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन।
सूत्र निकलन से 15 का घनफल ज्ञात कीजिए। तो घनफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? घनफल बराबर संख्या प्लस 2 गुणित विचलन ओब्लिक 3 गुणित विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। सबसे पहले आधार लिखेंगे। आधार बराबर होता है 10 15। अपन को 15 का घनफल ज्ञात करना है तो आधार मानेंगे 10 और विचलन 5। विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार संख्या माइनस आधार या उपाधान। तो संख्या तो हो गई हमारे 15 माइनस 10 तो ये प्लस के 5 आ गए, प्लस के 5 आएंगे। अब इनको घनफल यानी 15 का घात 3 बराबर संख्या हो गई 15 प्लस 2 गुणित विचलन हो गया 5 ओब्लिक 3 विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब यानी 5 का क्यूब। तो 15 प्लस 5 दूनी 10 ओब्लिक 5 25 आ गए। 25 को 3 से गुणा करें 75 ओब्लिक 5 को 3 बार गुणा करेंगे 125। लेकिन इसमें क्या है? आधार अपन का 10 है तो एक अंक इधर रखेंगे बाकी के आसन के चले जाते हैं। इसको कैसे करेंगे? 15 और 10 ये तो हो गए 25 ओब्लिक 75 ओब्लिक 125। 125 में क्या हो गए? 12 को आगे भेज दूंगा, 12 को इसमें जोड़ दूं तो ये हो गए तुम्हारे 25 75 और 12 हो गए 87 ओब्लिक 5। अब क्या करेंगे? 8 को आगे जोड़ दूंगा अपन, 8 आगे चला जाएगा क्योंकि एक अंक लेने हैं। क्यों लेने? क्योंकि आधार में एक 0 आ रहा है तो 8 उसमें जुड़ जाएंगे। तो ये 25 और 8 कितने हो गए? 33 ओब्लिक 7 ओब्लिक 5। अब ओब्लिक हटा दो तो 33 7 5 ये आ जाएंगे तुम्हारे उत्तर। ठीक है, 1 मिनट चेक कर लो, देखिए आंसर यही आ रहे। अगला क्वेश्चन है, देखो एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक स्टॉप राइटिंग एक बार समझ लो। एक पासे का मतलब हो गया पासे में कुल कितने हैं? या तो 1 अंक आएगा या 2 अंक आएगा या 3 अंक आएगा या 4 अंक आएगा या 5 आएगा या 6। यानी कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक, अब अनुकूल परिणाम के लिए सम संख्या देखो। पहले पासे में सम संख्या कौन सी है? 2 3 सॉरी नहीं सर 2 4 6 पासे में सम संख्या। ठीक है, तो कुल संभावित परिणाम अनुकूल परिणाम ये हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बराबर 3। अब प्रायिकता का सूत्र लगा लो। P बराबर प्रायिकता PA बराबर अनुकूल परिणाम बटेवा कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम बटेवा कुल संभावित परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम तो हो गए 3, कुल संभावित परिणाम हो गए 6। तो हमेशा देखो अब ये कट रहा है इसमें भाग दे दो ये हो जाएंगे उत्तर। ठीक है, लेकिन अब देखो पासे से संबंधित सारी बातें क्लियर कर लो। अगर एक पासे को फेंक रहे हैं तो 6 की घात 2 6 की घात n तो 6 की घात n इसकी कुल संभावित परिणाम होंगे पासे में, क्योंकि एक पासे में क्या होंगे 6 परिणाम होते तो 6 की घात n। यानी अगर एक पासा फेंक रहे हैं तो 6 की घात a यानी 6 परिणाम होंगे। अगर 2 पासे साथ फेंक रहे हैं या एक ही पासे को 2 बार फेंक रहे हैं तो 6 की घात 2 बराबर 36 परिणाम होंगे। और एक पासे को 3 बार फेंकते हैं या 3 पासे को एक साथ फेंकते हैं तो 6 की घात 3 तो 216 आ जाएंगे। ये कुल परिणाम है। इसी प्रकार हमने हेड टेल उसमें 2 से कर लेंगे। हो गया, क्लियर हो गया? चलो PA बराबर होगा